2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की। बीजेपी को पहली बार अपने बल पर पूर्ण बहुमत मिला। 26 मई को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी दावे से यह नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी किसे मंत्री बना रहे हैं और किसे नहीं। यह सस्पेंस अभी तक कायम है। हालांकि कुछ नामों पर नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट से ज्यादा राज्य मंत्रियों का होना भी लगभग तय है। नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में शामिल होने की होड़ लगी है। हर कोई मोदी की कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहता है। छोटा नेता हो या फिर बड़ा, मंत्रिमंडल में शामिल होने की हसरत हर किसी की है। पार्टी के नेता लगातार एक दूसरे से मिलते रहे। सियासी गलियारे में कयासबाजी गर्म है। हर कोई सियासी गोटी सेट करने में लगा है। कोई संघ के दरवाजे पर माथा टेक रहा है तो किसी को पार्टी के बड़े नेताओं का साथ का सहारा है। संघ और बीजेपी के नेता आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं ये बताने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन एक चीज पर सभी सहमत हैं, सब मौन है। कोई मीडिया में कुछ बोलकर खेल बिगाड़ना नहीं चाहता। संघ परिवार चाहता है कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का ध्यान तो रखा ही जाए, साथ ही उन राज्यों को भी प्राथमिकता दी जाए जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फैसला मोदी को करना है, लेकिन मोदी के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो एक चीज तो साफ है कि प्राथमिकता प्रतिभा को ही मिलेगी। गुजरात भवन इतिहास का गवाह बन रहा है। अगली कैबिनेट की रूपरेखा यही तैयार की जा रही है। बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह मोदी से मिलने पहुंचे। थोड़ी ही देर में अरुण जेटली, गडकरी और फिर अमित शाह गुजरात भवन के अंदर जाते दिखे। सोलह मई के बाद से ही कयासबाजी का बाजार गर्म है। कैबिनेट में जगह पाने के लिए गुजरात भवन के बाहर बीजेपी नेताओं का तांता लगा है। सभी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी के मंत्रिमंडल में 50 मंत्री होंगे। इसमें कैबिनेट के साथ साथ राज्य मंत्री भी शामिल हैं। हालांकि लगातार माथापच्ची के बाद कुछ नाम पर सहमति बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी की कैबिनेट में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, मुख्तार अब्बास नकवी, स्मृति ईरानी, वरुण गांधी, मेनका गांधी, अरुण शौरी, उमा भारती, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, गोपीनाथ मुंडे और अनंत कुमार के नाम शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये कॉम्पैक्ट कैबिनेट होगी, यानी कम कैबिनेट मंत्री और ज्यादा राज्य मंत्री। हर राज्य मंत्री की जिम्मेदारी तय होगी और उन्हें ताकत भी मिलेगी। बड़े नाम जैसे राजनाथ, सुषमा, जेटली, गडकरी और रविशंकर प्रसाद का शपथ लेना तय है। राजनाथ सिंह के मंत्री बनने के बाद उनके उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया भी जारी है। 26 मई शपथ ग्रहण की तारीख मुकर्रर की गई है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन ने मंत्रियों की सूची भेजने का अनुरोध किया है। हालांकि मंत्रिमंडल पर अभी तक बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसी खबरें जरूर आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का चेहरा मोहरा रूप रंग वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा यूपीए सरकार का था। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में ऐसी कई खूबियां हो सकती हैं जो पिछली सरकारों में देखने को नहीं मिली थी। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या यूपीए सरकार की कैबिनेट से कम होगी। नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में यूपीए सरकार की 70 मंत्रियों की कैबिनेट के उलट लगभग 50 मंत्री ही शामिल होंगे। मंत्रियों की संख्या कम करने के लिए कई मंत्रालयों का आपस में विलय भी किया जा सकता है। रजत सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि कौन इस सियासी खेल में फ्रंट में बैटिंग करेगा और कौन पवेलियन में मैच देखेगा। मंत्रिमंडल के गठन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज की भूमिका नहीं के बराबर है। इस बार नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के नाथ राजनाथ, नितिन गडकरी, अमित शाह और अरुण जेटली सारे फैसले ले रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसले पर मोहर मोदी की जरूरी है। मोदी के मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, कौन नहीं, किसे क्या मिलेगा, क्या क्षेत्रीय समीकरण का सम्मान होगा, यूपी के हिस्से में क्या जाएगा, बिहार समेत बाकी राज्यों को क्या मिलेगा, इन तमाम सवालों पर माथापच्ची जारी है।
संघ ने मंत्रिमंडल बनाने का निर्णय बीजेपी पर छोड़ दिया है। संघ ने मोदी की कैबिनेट में दखल नहीं देने का फैसला लिया है। राम माधव ने साफ कर दिया, जीत दिलाने तक संघ की भूमिका तय थी, लेकिन जंग जीत लेने के बाद संघ की फौज बैरक में वापस लौट रही है। जो इस चुनाव के समय अपना दायित्व समझा, वो दायित्व पूरा हो गया है। हमने जनता को देश की स्थिति के बारे में जागरूक करना और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना, ऐसे दो मुद्दों को लेकर जनता के बीच गया था, वो काम पूरा हो गया है। अब हम वापस हमारे जो संगठन का मूल काम है, चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का, देश सेवा का, उस काम में हम वापस जाने वाले हैं। और दैनंदिन राजनीति, सरकार बनाना, उनकी एजेंडा, मंत्रिपरिषद, उसमें संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जाहिर है संघ कम से कम सार्वजनिक रूप से मंत्रिमंडल के गठन में पड़ता नहीं दिखना चाहता। वैसे पिछले 7 दिनों में बीजेपी के नेता संघ मुख्यालय में दौड़ लगाते देखे जा सकते थे। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मोदी की कैबिनेट के आकार को तय कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी की इच्छा के बिना अभी पार्टी में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मोदी के अलावा बीजेपी के 4 नेता मंत्रिमंडल की रूपरेखा तय कर रहे हैं। इसमें पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, मोदी के सिपह सलार और यूपी के प्रभारी अमित शाह, राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मोदी के करीबी नितिन गडकरी। मजेदार बात यह है कि अमित शाह को छोड़कर तीनों नेता खुद मोदी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। जाहिर है ये 4 नेता अभी मोदी के प्रधान सलाहकार हैं। पार्टी के नेता जानते हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल होना है तो इन लोगों को साधना बेहद जरूरी है। लिहाजा राजनाथ के दरबार में हर दिन पार्टी के नेताओं की आवाजाही लगी रहती है। लेकिन इसमें एक बात खास है कि मोदी की इच्छा ही अंतिम होगी। मोदी की इच्छा के आगे किसी की जिद नहीं चलेगी। दरअसल मोदी बड़ा मंत्रिमंडल बनाने के पक्षधर नहीं है। पिछले 13 साल में गुजरात में कभी मंत्रिमंडल का आकार बड़ा नहीं रहा। मोदी के काम करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। वो चाहते हैं कि कैबिनेट में टेक्नोक्रेट्स को भी जगह मिले। अगर कैबिनेट में नहीं तो कम से कम राज्य मंत्री के स्तर पर तो इनकी उपस्थिति हर हाल में दर्ज हो। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला और जानकारों के अनुसार बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने भी इसकी संभावना नहीं जताई थी। हालांकि इससे एनडीए में शामिल दूसरी पार्टियों को सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी। मोदी के भरोसे के बावजूद ये तय है कि इस बार मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों को बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। हालांकि इस पर अभी भी सस्पेंस कायम है। मोदी से आज चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात तय है। अब जबकि मंत्रिमंडल के गठन के लिए माथापच्ची शुरू हो गई है, सवाल उठता है कि कितने सहयोगी दलों को मोदी सरकार में जगह मिलेगी और मंत्रिमंडल में उनकी कितनी हिस्सेदारी होगी। हालांकि मोदी ने एनडीए के नेता चुने जाने के तुरंत बाद सबको साथ लेकर चलने का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक मोदी वादे के अनुसार सभी सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के सभी सहयोगी दलों को मोदी सरकार में जगह मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना को 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का पद मिल सकता है। उधर तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली आ रहे हैं। मोदी से उनकी मुलाकात आज हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी को 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री मिल सकते हैं। बिहार में चुनावों को देखते हुए रामविलास पासवान को 1 कैबिनेट मंत्रालय मिल सकता है। हालांकि पार्टी 1 राज्य मंत्री के पद के लिए भी एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को भी हिस्सेदारी मिल सकती है। अकाली दल एनडीए की एकमात्र सहयोगी दल है जो सरकार में शामिल होने की इच्छा नहीं रख रही है। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਮੰਗੋਗੇ सेंटर? ਅਸੀਂ कुछ नहीं मांगना। हालांकि बीजेपी इसके बावजूद उसे सरकार में शामिल होने का न्योता दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक अकाली दल को 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा मिल सकता है। बीजेपी एक खास फार्मूले के तहत मंत्रिमंडल का बंटवारा कर रही है। हालांकि वो फार्मूला अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि मोदी को मंत्रिमंडल की संख्या को तय करना है। उन्हें यह तय करना है कि लोकसभा में संख्या बल कम होने के बावजूद क्या सहयोगी पार्टियों को क्षेत्रीय संतुलन और उनके नेताओं के कद के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए या नहीं। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। कौन मंत्री बनेगा, कौन बाहर रहेगा।
लेकिन मोदी राज में प्रधानमंत्री कार्यालय को कैसे देखा जा सकता है? एक कमजोर दफ्तर जिसका मंत्रालय के अधिकारियों पर कोई वश ना हो, या फिर बेहद ताकतवर ऑफिस? दरअसल इसका मूल्यांकन प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर रहता है। एक ताकतवर प्रधानमंत्री का ऑफिस भी उतना ही ताकतवर होता है। तो जाहिर है मोदी ने प्रधानमंत्री दफ्तर को असरदार बनाने के लिए जबरदस्त बदलाव करने का मन बना लिया है। तीस साल बाद किसी एक पार्टी को जोरदार बहुमत मिला, लिहाजा 30 साल बाद एक बार फिर पीएमओ को भी ताकतवर बनाने की तैयारी है। बल्कि मुमकिन है कि इस बार पीएमओ राजीव गांधी के कार्यकाल से ज्यादा ताकतवर हो। खबर है कि मोदी के दफ्तर में यानी पीएमओ में पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ी टीम होगी, जिसमें ब्यूरोक्रेट के साथ साथ कई टेक्नोक्रेट भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि शपथ के बाद जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज शुरू करेंगे तो उनके दफ्तर में करीब 45 अधिकारियों की टीम होगी। माना जा रहा है कि हर तरह के हालात से निपटने के लिए मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय में 2 प्रधान सचिव रखने की तैयारी कर रहे हैं। पीएमओ में अधिकारियों की लंबी चौड़ी फौज तो होगी, साथ ही एक राज्य मंत्री भी होगा जो युवा होगा और जिसका नाम सियासी गणित के हिसाब से तय होगा। अब सवाल ये कि पीएमओ को ताकतवर बनाकर आखिर होगा क्या? दरअसल सरकार का मुखिया होने के नाते सरकार के कामकाज की जिम्मेदारी मोदी की होगी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय काम क्या करता है। पीएमओ प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है जो हर दूसरे मंत्री मंत्रालय से तालमेल का काम करता है। इसके अलावा पीएमओ में 2 अहम यूनिट होते हैं, भ्रष्टाचार निरोधी और जन शिकायत। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने लोगों से 60 महीने मांगे और जनता की परेशानियां दूर करने का वादा किया। यही मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। भ्रष्टाचार से लड़ाई भी मोदी सरकार की बड़ी चुनौती होगी और शायद नरेंद्र मोदी का पहला लक्ष्य भी इन दोनों चुनौतियों से पार पाना है। ऐसे में पीएमओ को ताकतवर बनाना मोदी के लिए जरूरी होगा। 1977 तक प्रधानमंत्री कार्यालय को पीएम सेक्रेटेरिएट के नाम से जाना जाता था, लेकिन मोरारजी देसाई के वक्त नाम बदला और इसे पीएमओ कहा जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर वीपी सिंह तक दिन भर के करीब 10 से 12 घंटे पीएमओ में गुजारा करते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में बना है। 20 कमरे के दफ्तर में देश और विदेश के हालात पर नजर रखने के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। पीएमओ में तमाम तरह के अत्याधुनिक उपकरण भी लगे हैं। काम करने का मोदी का अपना स्टाइल है। वो अपने आसपास ताकतवर टीम रखते हैं और खुद हर फैसले पर नजर रखते हैं। मोदी के इसी अंदाज ने गुजरात को विकास का मॉडल राज्य बना दिया। अब उसी तर्ज पर मोदी की योजना देश चलाने की है। आज तक ब्यूरो।